नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक सुबह आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि जिस देश में आप पैदा हुए, जहां आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वहां के लोकतंत्र में अब आपकी कोई आवाज ही नहीं बची। आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, अपना पहचान पत्र दिखाते हैं, लेकिन अफसर आपसे कहता है कि आपका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। सिर्फ एक कागज की गलती, एक स्पेलिंग मिस्टेक या एक छोटा सा एड्रेस का बदलाव आपकी पूरी नागरिकता की पहचान को खतरे में डाल सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान एक ऐसे तकनीकी शब्द की तरफ खींच लिया है जिसे शायद आपने पहले कभी ना कभी जरूर सुना होगा। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जब एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़ी होकर यह कहे कि न्याय रो रहा है और लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार खतरे में है। Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. तो मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता, ये मामला बन जाता है भारत के संविधान और आम आदमी के ताकत का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, क्यों ममता बनर्जी को अचानक दिल्ली भागकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, इलेक्शन कमीशन की उस प्रक्रिया में ऐसा क्या था जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान विरोधी कहा गया, और सबसे जरूरी बात, क्या वाकई आपकी एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक आपको वोट देने से रोक सकती है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शब्द की जो इस पूरी बहस की जड़ है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में कहे तो यह वोटर लिस्ट का साफ सुथरा करने की प्रक्रिया होती है। देखिए, हर साल हजारों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हजारों लोगों की मौत होती है और लाखों युवा 18 साल के होकर नए वोटर बनते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि चुनाव के वक्त कोई गड़बड़ी ना हो। सामान्य तौर पर यह काम BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर करते हैं, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है बहुत गहराई से जांच करना। इसमें प्रशासन हर एक घर की कुंडी खटखटाता है, हर नाम को दोबारा वेरीफाई करता है और जो लोग उस पते पर नहीं मिल रहे उनका नाम लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? वोटर लिस्ट साफ होनी चाहिए ताकि डेड वोटर्स यानी जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर कोई फर्जी वोट ना डाल सके। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल एक खास राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. उनका कहना था कि जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जिसकी हाल ही में शादी हुई हो और वो दूसरे जिले में चली गई, या एक मजदूर की जो काम की तलाश में 2 महीने के लिए बाहर गया है। अगर BLO ऑफिसर उसके घर आता है और वो वहाँ नहीं मिलता तो क्या उसका नाम तुरंत काट दिया जाना चाहिए? ममता बनर्जी का आरोप यही था कि हजारों वास्तविक वोटर्स को सिर्फ इसलिए बाहर किया जा रहा है क्योंकि उनके दस्तावेजों में छोटी छोटी गलतियां थी या वो वेरिफिकेशन में समय पर घर पर मौजूद नहीं थे। दोस्तों, यहाँ हमें ममता बनर्जी की राजनीति को भी समझना होगा। वो कोई ऐसी नेता नहीं है जो सिर्फ फाइलों में खोई रहे, उन्हें स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो जमीनी राजनीति से तप कर निकली है। हमने उन्हें सिंगूर और नदीग्राम के आंदोलनों में देखा है। हमने देखा है कि कैसे वो केंद्र की सत्ता से टकराने के लिए सड़कों पर उतर आती हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा अपने राज्य की आवाज और अधिकारों के लिए केंद्र के सामने डटी रहती हैं। इस बार भी जब उन्हें लगा कि उनके राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में है तो उन्होंने पीछे हटने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो बहस बहुत दिलचस्प हो गई, क्योंकि उस दिन कोर्ट रूम में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम देखने को मिलता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में खड़ी थी। एक सिटिंग मुख्यमंत्री का खुद वकील बनकर अपनी बात रखना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई LLB का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखनी शुरू की। उस वक्त जजों की कुर्सी पर बैठे थे भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनके साथ जस्टिस जोय मल्ल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली। आज मुद्दा बहुत बड़ा था, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीधा मतलब कहे तो चुनाव आयोग का वो अभियान जिसमें वोटर लिस्ट की सफाई की जा रही है। ममता बनर्जी उस दिन काफी भावुक भी दिखी। Sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents, but they said no. On with other card, said in other state, said the domicile certificate is allowed, said the family registered card is allowed, said the housing, government housing. उन्होंने जज साहब से कहा, सर मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद एक साधारण परिवार से हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, और जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब मुझे खुद चलकर आपके पास आना पड़ा। हल्के अंदाज में लेकिन गहरी चोट करते उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। Observe is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the micro observer.
only they are deleting all the names. उनका आरोप था कि जमीनी स्तर पर काम करने की बजाय बस ऊपर ऊपर से आदेश देकर लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से दलील दी गई कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर उन इलाकों में ज्यादा सख्ती बरती जा रही है जहां एक खास वर्ग या विचारधारा के लोग रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव कराना है, लेकिन अगर वो चुनाव से पहले ही वोटर्स को छांटने लगे तो लोकतंत्र का आधार ही हिल जाएगा। उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक और एड्रेस इश्यू जैसे उदाहरण दिए। सोचिए, अगर आपका नाम राकेश है और वोटर लिस्ट में वो राजेश हो गया है तो क्या इस आधार पर आपका वोट छीन लिया जाना चाहिए? या अगर आपके घर का नंबर 10 के बजाय 12 लिखा गया हो तो क्या आप विदेशी हो जाओगे? लेकिन विरोधी पक्ष का तर्क बिल्कुल अलग था। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि बंगाल में सालों से घुसपैठियों को पाल पोसकर बड़ा किया गया और जानबूझकर उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाया गया ताकि एक पक्का वोट बैंक बनाया जा सके। अब चुनाव आयोग का कहना है कि वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बल्कि वो तो बस उस गड़बड़ी और फर्जीवाड़ी को साफ कर रहा है जिसने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है। वोटर लिस्ट की जांच करना तो एक नियम है और ये हमेशा से होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बार बार इस पर सवाल उठाना या चुनाव आयोग पर उंगली उठाना सीधे सीधे सरकारी संस्थाओं को डराने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश है। अगर उन्हें चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि वो खुद को कायदे कानून से ऊपर समझती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल साफ, सही और निष्पक्ष है तो फिर इस पर डरना क्यों और इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है? और दूसरी तरफ अगर सच में इस प्रक्रिया से कोई कमी है या किसी खास वर्ग को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है तो फिर एक मुख्यमंत्री को इसके खिलाफ आवाज उठाना गलत कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ चुनाव आयोग की वो आजादी थी जिसके तहत उसे किसी भी सरकार या नेता के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लेने का हक है। संविधान ने चुनाव कराने की पूरी आजादी दी है। दूसरी तरफ आम आदमी का वो सबसे बड़ा अधिकार था जिसे हम राइट टू वोट कहते हैं। जजों ने बहुत ही संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने का हक है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक भी असली वोटर का नाम लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत में वोट देना सिर्फ एक कानूनी हक नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक की गरिमा और उसकी पहचान से जुड़ा मामला है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, आपके पास रहने को पक्का घर नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई कम है, आपके लिए एक सरकारी फॉर्म भरना ही पहाड़ जैसा काम लगता है। अब अगर सरकार आपसे कहे कि आपकी स्पेलिंग गलत है इसलिए आप अब इस देश के फैसले में हिस्सा नहीं ले सके तो आपको कैसा लगेगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ पढ़े लिखे और संपन्न लोगों के लिए है? ममता बनर्जी ने इसी आम आदमी के पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने पुराने वाक्यों का जिक्र किया जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दिया था, यह बताने के लिए कि उनका विरोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई में कहा कि वो सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं और किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस दिया जा रहा है। लेकिन असलियत क्या है? क्या एक गाँव में रहने वाले गरीब इंसान तक वो नोटिस समय पर पहुँचता है? क्या उसके पास इतना समय और साधन है कि वो अफसरों के दफ्तर के चक्कर काट सके? पर राजनीति और प्रशासन का पेंच यहीं फंसता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये एसआईआर प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तरह का वोटर सप्रेशन है, यानी वोटरों को दबाने की कोशिश करना। इस पूरे विवाद ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि वोटर लिस्ट एकदम साफ होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी सख्ती क्यों ना करनी पड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें डर है कि इस सख्ती के चक्कर में कहीं असली और गरीब नागरिक ही अपने वोट देने के हक से हाथ ना धो बैठे। इसी खींचीतानी के बीच एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने बहुत ही संतुलित बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि लिस्ट की सफाई तो जरूरी है, लेकिन इसका तरीका निष्पक्ष और इंसानी होना चाहिए। कोर्ट का सीधा आदेश है कि आप किसी का नाम लिस्ट से हटाने से पहले उसे अपनी बात रखने और कागज दिखाने का पूरा मौका देंगे। प्रशासन अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, उसे हर फैसले का ठोस लिखित कारण देना होगा। आसान शब्दों में कहे तो कोर्ट की बात का मतलब बस इतना है कि हमें कचरा को साफ करना है, लेकिन सफाई के नाम पर असली वोटरों को घर से बाहर नहीं निकालना। अब इस पूरे मामले की अगली बड़ी सुनवाई 9 फरवरी 2026 यानी सोमवार को होने वाली है, जहां कोर्ट तय करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन क्या बात सिर्फ बंगाल की है? नहीं, यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल कैसे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अगर आज बंगाल में नामों की छंटनी पर सवाल उठ रहे हैं तो कल ये किसी भी और राज्य में हो सकता है। क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जहां आपकी नागरिकता हर 5 साल में टेस्ट बन जाएगी? ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना और वहां अपनी बात को इतनी आक्रामकता से रखना यह दिखाता है कि भारत में संस्थाओं के बीच का संतुलन कितना नाजुक है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक ऐसी नेता है जो दिल्ली के गलियारों में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर लड़ती हैं। हालांकि उनके आलोचक इसे केवल एक पॉलिटिकल स्टंट और अपने वोट बैंक को बचाने की कवायद कह रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नायक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी? असल में इस पूरी कहानी का केंद्र आप हैं, एक आम वोटर। ये पूरी कानूनी लड़ाई आपके एक अंगूठे के निशान या
एक बटन दबाने की ताकत के इर्द गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है, लेकिन जहां जनता के अधिकारों की बात आएगी वो चुप नहीं बैठेगा। अंत में हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने लोकतंत्र को इतना जटिल बना देना चाहते हैं कि एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए डरता रहे? क्या कागजों की शुद्धता इंसान की पहचान से बड़ी हो सकती है? ममता बनर्जी ने एक बहस छेड़ दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बहस को एक कानूनी दिशा दी है, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में ही होता है। अगली बार जब आप अपना वोटर ID कार्ड देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्लास्टिक का एक कार्ड नहीं है, ये आपकी वो आवाज है जिसे दबाने की कोशिश अगर कोई भी सिस्टम करे तो उसे सुप्रीम कोर्ट तक जवाब देना पड़ सकता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि सरकार चुनने की प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुरक्षित रहे, चाहे वो कोलकाता की गलियों में रहने वाला कोई रेहड़ी पटरी वाला हो या दिल्ली के आलीशान बंगलों में बैठा कोई अधिकारी। संविधान की नजर में दोनों का वोट बराबर है और इसी बराबरी को बचाए रखना ही असल देशभक्ति है। क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट को साफ करने के नाम पर होने वाली ये सख्ती जायज है, या फिर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया जानबूझकर कुछ लोगों को हाशिए पर धकेलने के लिए की जा रही है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जज जनता ही होती है। उम्मीद है इस पूरे मामले का सच आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। आपके एक शेयर से सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।